कठिनाइयाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई हो, वो कठिनाई कल को किसी और की ज़िंदगी में भी हो सकती है। तो हम लोगों को उस कठिनाई में किस तरह से अपने आप को बांधे रखना है, डांटे रखना है और खुद को मजबूत बनाना है। साथियों, याद रखिए एक बात, अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ अक्सर साधारण लोगों को असाधारण नियति के लिए तैयार करती हैं। मैं, आप, हम सभी नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या छुपा हुआ है। मैं, आप सभी नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या छुपा हुआ है। इसीलिए ये हमारी कठिनाइयां जब कभी भी आपके मेरे हमारे सामने आती हैं, तो हम जितने भी साधारण लोग होते हैं, हम सभी साधारण लोगों को जो असाधारण नियति है उसके लिए कहीं ना कहीं तैयार कर रही होती है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। कई सारे बच्चों की ओर से एक बात लगातार कही जा रही थी कि अजय सर, हम ना कंफ्यूज हो चुके हैं और आपकी बात पर हम विश्वास करते हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि जो टेक्स्ट बुक पर क्लासेस मिलती हैं उनकी हकीकत क्या है। जो टेक्स्ट बुक पर हमें बताया जाता है वो वाकई में है भी या नहीं है। तो आज के इस क्लास में मैं बेटा आप लोगों को सारी हकीकत बता देता हूं शुरुआत में ही, ताकि कई सारे बच्चों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आप चाहे लैपटॉप अपने पास रखते हो या मोबाइल आपके पास में हो, टेक्स्ट बुक आपको मोबाइल में भी मिलता है और आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी आपका साथ देता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप लोगों को सीटेट का कोर्स जो मिलता है ना बेटा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हुए आपके लिए डिजाइन किया गया है। प्रॉपर इंग्लिश वो कोर्स है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स आपके लिए रखी गई है। लाइव क्लासेस इसमें चलती हैं और सबसे बेहतरीन बात, जो बच्चा लाइव क्लास नहीं देख पाता है वो बाद में इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकता है। नोट्स आपको जो मिलते हैं वो नोट्स भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आपको जो क्विज मिलता है वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है। और जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर और जो टेक्स्ट बुक पास मिलता है उसमें भी सब कुछ इंग्लिश हिंदी में सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाता है। तो चाहे आप लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी करें या सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस, मैथ और साइंस की तैयारी करें, आपको कंप्लीट पैकेज यहां पर मिलता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। सबसे बेहतरीन और बेस्ट कोर्स आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। तो आप लोग अजय सर से सुनना चाहते थे, अजय सर से जानना चाहते थे, जान लिया। अब अपनी यूट्यूब की क्लास की शुरुआत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीटेट जो 2024 में बेटा हमारा होने जा रहा है, वो कब होने जा रहा है, कब होगा? 21 जनवरी में होगा। तो 21 जनवरी के लिए सभी तैयार हैं? सीडीपी में आज की क्लास का टारगेट हमने रखा है 30 में से 30 नंबर लेने का। तो आज की क्लास में जो कोई 30 में से 30 नंबर लेने के लिए तैयार है वो सभी क्लास को लाइक कर दीजिए कि सर हम तैयार हैं। आज के क्लास में हम 30 में से 30 नंबर लेकर के रहेंगे। हमारे तो 30 में से 30 नंबर आने ही आने हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझाऊंगा एक एक पॉइंट और तब हम लोगों को 30 में से 30 नंबर लेने हैं। पहला प्रश्न सभी की स्क्रीन पर है, समझिए। आपसी बातचीत बंद कर दीजिए। क्लास के लास्ट में 30 में से 30 लेने हैं। अब चलो बात बंद करो और इधर आ जाओ जल्दी से सभी। आपसे यहां पर बात वो क्या करता है कि निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचनात्मकता जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। तो ये हमारी सारी की सारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जो प्रश्न में आपको दी गई है। एक बात तो आपकी यहां से ये क्लियर हो जाती है। अब जो भावात्मक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र हमारा होता है, ये सभी आप लोगों के डेवलपमेंट के अलग अलग एरिया आपको दिए गए हैं। तो मेंटल एक्टिविटी जो आप लोग अपनी कर रहे हैं यहां पर, वो मेंटल शब्द कहां से जुड़ा है? इस खोपड़ी से जुड़ा हुआ है ना? तो इसके लिए राइट आंसर हमारा कौन सा बनना चाहिए? कॉग्निटिव बनना चाहिए, पक्की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हम हमारा सही कर देते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 बेटा जब हमारी स्क्रीन पर आता है तब आप इसमें बातें कि सना ने अपनी कमीज के बटन या कलम पकड़ने से पहले, बहुत बढ़िया प्रश्न आपको दिया गया कि कलम पकड़ने से पहले एक गिलास और बोतल पकड़ना सीखा है। सना जो है क्या वो एक पियक्कड़ लड़की है, क्या वो शराब पीती है जो उसने बोतल पकड़ना सीखा और गिलास पकड़ना सीखा पहले? नहीं भाई, ग्लास जो है उसमें ये पानी डाल रही है और पानी पीना चाहती है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि रिमोट जो है ये ग्लास है और मैं सना हूं। सना तो हमारी क्लास में भी एक लड़की ये रही भाई, सना जीनियस है। तो चलो इनको ही मान लेते हैं। सना जो है उसके सामने ग्लास रखा हुआ है, वो ग्लास को पकड़ना सीख गई है और दूसरे हाथ में जो है सना वो एक बोतल पकड़ती हैं, है ना। देखो ग्लास पकड़ना सीख लिया, बोतल पकड़ना सीख ली है। तो अब जो शुरुआत में उसने इस तरह से ग्लास बोतल पकड़ना सीखा, सना के पीछे मत पड़ो अब, आओ इधर। ये बेटा ग्रोस एक्टिविटी है, जब बच्चे की बड़ी मसल की मूवमेंट होती है। और जब बात आती है हमारे सामने कमीज के बटन या कलम पकड़ने की, हमारी कमीज होती है, टी शर्ट वगैरह हमारी शर्ट जो होती है उनमें कई बार ना बटन लगे होते हैं, आपने पहनी भी होगी, उसमें भी बटन होगा। एक बार उसको खोलो और बंद करो। तो जो ये हमारी एक उंगली और जो ये अंगूठा है इसका इस्तेमाल करके हम इसको खोल और बंद कर रहे होंगे, है ना। और अभी देखो पेन भी जब हमने पकड़ा है, पेन पेंसिल हमारे हाथ में, तो इंडेक्स फिंगर और थंब का हमने इस्तेमाल किया है। ये क्या है? ये हमारी फाइन मोटर एक्टिविटी है, इसे हम फाइन मोटर एक्टिविटी कहते हैं। तो जो ग्रोस मोटर एक्टिविटी होती है वो होती है बड़ी मसल की मूवमेंट, और फाइन मोटर एक्टिविटी होती है छोटी मसल की मूवमेंट। पहले बच्चा ग्रोस एक्टिविटी करता है, बाद में फाइन एक्टिविटी करता है। तो अब ध्यान दो, जो ग्रोस एक्टिविटी होती है वो अंदर से शुरू होती है और बाहर की ओर जाती है, और बाहर की ओर जो हमारी फाइन मोटर होती हैं वो होती हैं सबसे एंड पॉइंट पे। अब इसका आंसर क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर हमें कहां पर नजर आया? राइट आंसर बना बेटा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात पूछता हूं। जैसे यहां पर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, पूरी सीडीपी के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर तक जब आपको ऐसे करवाऊंगा तो क्या 30 में से 30 नंबर नहीं आ सकते? विश्वास है ना? सर आ सकते हैं। तो बेटा वो बच्चा जो डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहता है, जो तमाशा नहीं चाहता, वो रुक करके पढ़ना चाहता है, उन बच्चों के 30 में से 30 आएंगे। प्रश्न अगला हमसे कहता है कि बच्चों का विकास डैश का परिणाम है। अब बच्चों का जो विकास है वो डैश का परिणाम है। यहां पर आप देखेंगे केवल आनुवांशिकता का नहीं जी, गलत बात है। आनुवांशिकता से तो हमें सिर्फ आधार मिलता है, आकार भी तो हमें चाहिए ना। तो केवल पर्यावरण होगा? हा? पर्यावरण तो अकेला सिर्फ हमें आकार देगा। तो क्या हमारे लिए दोनों जरूरी है? हाँ, हमारे लिए तो दोनों जरूरी है, और दोनों जरूरी हमारे ऑप्शन नंबर डी में हमें नजर आते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आपसे कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिए दोनों हमारे लिए जरूरी होते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बचपन की कहानी बताता हूं। हमारे पड़ोस में, ठीक है, थोड़ी सी ही दूर एक पंडित जी हुआ करते थे। जब मैं छोटा था तो वो गली में से जब भी गुजरते, तो हम छोटे थे, हमसे पूछा करते थे कि तुम ज्यादा प्यार किससे करते हो, मम्मी से करते हो या पापा से करते हो? तो मैं कहता कि मैं तो दोनों से प्यार करता हूं, मुझे तो अपने मम्मी और पापा दोनों अच्छे लगते हैं। तो ऐसा कहते ही वो ऐसे खींच के एक थप्पड़ मारते मेरे मुंह पे, और मेरे मुंह से निकलता मम्मी। तो वो कहते फिर तुरंत, देखा मम्मी से ज्यादा प्यार करता है। ये एक्टिविटी मुझे आज तक याद रहती है। तो देखो हमारे लिए जैसे मम्मी पापा दोनों जरूरी होते हैं, ऐसे ही बेटा आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों हमारे लिए जरूरी होते हैं। जब हमारा जन्म होगा तो जन्म के समय हमारे पास जितनी भी विशेषताएं होंगी, वो विशेषताएं हमें हमारी आनुवांशिकता से मिल जाएंगी, और आनुवांशिकता से जो विशेषताएं मिली हैं उनको हमारे अंदर विकसित करने का, हमारे अंदर उनको बढ़ाने का, उन विशेषताओं के आधार पर हम लोगों को बेहतर बनाने का जो काम है वो हमारा पर्यावरण करता है।
आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 बहुत बढ़िया दिया गया है। यहां पर समाजीकरण की आप लोगों से बात की गई। समाजीकरण को आप सबसे पहले जरा एक बार समझ लीजिएगा कि होता क्या है। उसके बाद में प्राथमिक कौन सा होता है और आपको नहीं है ये वाला बताना है। समाजीकरण यानी कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून अपना करके उनके अनुसार कार्य करना। हाँ, बिल्कुल आप लोग समाज के अनुसार काम करते हो सारे के सारे, पक्का। देख लो कहीं असामाजिक कहलाते हो, अगर कोई समाज के अनुसार नहीं चलेगा वो असामाजिक कहलाएगा। अब प्राथमिक घटक नहीं है, प्राथमिक होते कौन से हैं? तब याद रखना जब कभी भी आपको प्राथमिक नजर आए तो वो होता है बेटा परिवार। अब परिवार के बाहर जो भी होगा वह, परिवार के बाहर जो भी होगा वो सब हमारा गौण होता है। तो आंसर हम यहां पर जो बता देंगे नहीं है ऑप्शन नंबर डी, सरकार। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंज दुविधा, ये तो सर हम सभी को पता है। हेंज दुविधा क्या थी? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बच्चों को सुनाई गई एक कहानी है और नैतिक विकास के चरण हमें जो इस थ्योरी के माध्यम से बताए गए हैं वो होते हैं कितने? 3 और अवस्थाएं होती हैं 6। तो हेंज वाली दुविधा में क्या हुआ था? हेंज की जो पत्नी है, यहां पर भगत सिंह कह रहे हैं प्यार को सब धोखा क्यों बोलते हैं सर जी? हो सकता है प्यार के बदले में इनको धोखा दे दिया गया हो बेटा, इसलिए ये प्यार को धोखा कहते होंगे। हा? लेकिन गलती इनकी है। ये पेपर की तैयारी करने की बजाय, अजय सर के पास आकर के पढ़ने की बजाय इस इश्क प्यार मोहब्बत के फरेब में फंस करके धोखा खाते हैं और फिर यहां क्लास में आकर के रोते हैं। आप यहां जितने भी बच्चे प्यार इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, आप लोगों को बता दूं सभी लड़के और लड़कियों को ये प्यार इश्क और मोहब्बत होना गलत नहीं है, ये सही है। जिंदगी के सबसे बेहतरीन भावों में से एक भाव होता है ये, लेकिन इस भाव के आधार पर ही जिंदगी चलती थोड़ा है। जब आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी आएगी, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आप लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। फिर क्या होगा जिंदगी के अंदर? अभी बिहार की कहानी आप लोगों को बताता हूं, आप में से कई सारे बच्चों को पता भी चली होगी। कितने सारे ही लड़कों के साथ में ऐसा हुआ कि जिन लड़कियों की जॉब लग गई और लड़कों की जॉब नहीं लग पाई, तो उन लड़कियों ने उन लड़कों से बात करना बंद कर दी है, बात करना कम कर दी है। अब वो कह चली हैं कि हमारे पापा हमारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम तो नौकरी नहीं लग सके। अब लड़का कह रहा है दूसरे चरण में लग जाऊंगा, लड़की कह रही है तब तक पापा इंतजार नहीं करेंगे। अब हकीकत देख लो, असल धोखा तो उन लड़कों के साथ में हुआ है जो अभी नोट्स बना बना करके अपनी गर्लफ्रेंड्स को दे रहे थे और खुद फेल हो गए और वो पास हो गई, उनके साथ हुआ है असल धोखा। तो राइट आंसर बेटा हमारा यहां पर क्या होगा? नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर आए उससे पहले आपको एक सूचना देने की। आपको पता है कल मैंने आपको यह कहा था कि मैं आपको नोट्स देने की शुरुआत कर रहा हूं। आज सुबह ही मैंने आपको यहां पर नोट्स शेयर किए हैं और पीडीएफ उम्मीद है आप सभी ने ले ली होगी। इन नोट्स के अंदर पियाजे के बारे में आपको बताया गया है और वाइगोत्स्की के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आपने ये नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले लेना। जो टेलीग्राम पर अपना चैनल है अजय सिंह खर्ब के नाम से, इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारे नोट्स मेरी ओर से दिए जाएंगे। ठीक है, क्लासेस की पीडीएफ भी सब कुछ। आज से नोट्स उस पर आने शुरू हो गए हैं। मॉर्निंग में ही एक पीडीएफ नोट्स की आपको मिली है, कल भी मिलेगी, परसों भी, रोजाना मिलती रहेगी। आगे बढ़ते, क्लास को लाइक करें, एक लाइक तो बनता है ना सबकी ओर से। अब हमारे सामने बात आती है 9 वर्षीय कोई बेटी है, 9 वर्षीय लीला बटनों के संग्रह को उनके
आकार के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया पॉइंट है, आकार के अनुसार वर्गीकृत करती है। जब भी बात आती है वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की, तब आप तुरंत समझ जाइए कि जीन पियाजे की स्टेज नंबर 3 की बात हो रही है। और स्टेज नंबर 3 की एज क्या होती है? क्या होती है? 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष होती है। आंसर हमारा यहां पर क्या बनेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो ये पूर्व संक्रियात्मक हमें दी गई है, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? जल्दी से कमेंट करो, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसकी होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। और जो ये अमूर्त संक्रियात्मक है, इसकी क्या होती है? इसकी होती है 11 वर्ष के बाद। और संवेदी पेशी क्या होती है? जन्म से लेके 2 वर्ष होती है। तो चारों ऑप्शन का हमने यहां पर देख लिया किसकी एज क्या होती है। अब आप मुझे यह बता दीजिए, इनमें से वो कौन सी स्टेज होती है जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, जिसे हम हिंदी में वस्तु स्थायित्व कहते हैं। कहां पर बच्चे में वस्तु स्थायित्व आता है, कहां पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है? जवाब सभी दीजिएगा, आंसर सबकी ओर से आना चाहिए। शाबाश। आपके लिए 2 बड़ी अनाउंसमेंट हैं आज की क्लास में मेरे लिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस बेटा स्टेज 1 में आता है, वेरी गुड। प्रश्न 7 आपको कहता है डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को, ध्यान से देखेंगे, अपनी मौजूदा योजनाओं में अनुकूलित करने के लिए परिवर्तित करते हैं। यहां पर उसने परिवर्तित करने की बात कह दी है, गलती मत कर देना। जब भी ये ट्रांसफॉर्म शब्द आ जावे, जब भी ये परिवर्तित शब्द आ जावे, जब भी चेंज, बदलाव, इस तरीके की गतिविधियां आती हैं, तब आप तुरंत समझिए कि वहां पर बात सेंट्रेशन और कंजर्वेशन की नहीं हो रही, या तो एसिमिलेशन की होगी या फिर एकोमोडेशन की होगी। एसिमिलेशन क्या होगा? जो हमारी पहले की योजनाएं हैं उनमें कुछ नया जोड़ लेना। लेकिन यहां पर नया जोड़ना नहीं कह रहा है, वो कह रहा है बदलाव हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं चीजें। जब भी परिवर्तन होगा तो बेटा वो एकोमोडेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अब आप मुझे ये बताओ, आप लोगों को सबसे बढ़िया कौन सी सब्जी बनानी आती है? सभी बताओ। देखो, मान लेते हैं आप लोगों को दाल बनानी आती है, और दाल बनाने का जो तरीका आपको पता है, आप उस तरीके से दाल बना रहे थे। एक दिन आप अपने किसी दोस्त के घर पे आए, और अपने दोस्त के घर पे आकर के आपने दाल बनाने का कोई नया तरीका देखा। अब आपने वो नया तरीका देखने के बाद जो आपका तरीका था उस तरीके में बदलाव कर दिया। तो जब आपने अपना तरीका बदल दिया, अपने तरीके में जब आपने बेटा बदलाव कर दिया, ये बदलाव एसिमिलेशन होगा या एकोमोडेशन होगा? जब भी बात आएगी इस तरह से, तब आप कहोगे कि ये एकोमोडेशन होगा। अब आप ये बताओ, आपकी जिंदगी में इस तरह के बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं? जी होते हैं सर, सबकी जिंदगी में होते हैं। हम सभी इस तरह के बदलाव अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं। तो बेटा एकोमोडेशन आप लोग रोजाना करते हो, हम सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बाद। प्रश्न नंबर 8 जो हमारा आता है, यह कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, क्या उसने संज्ञानात्मक विकास की बातें कही हैं? हाँ कही हैं, लेकिन उसका सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मकता को लेकर के नहीं है। लेकिन फिर भी वो पेपर में आप लोगों को दे देता है। क्यों देता है उसको भी समझो। क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर सामाजिक विकास किस तरह से होता है इस बात का जिक्र किया था। तो कंफ्यूज मत होना। तो वाइगोत्स्की जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास को लेकर क्या कहते हैं? उनका तर्क ये है, उनका ये कहना है कि जब तक बच्चा सोसाइटी से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक उसके पास कोई भी ज्ञान सूचनाएं आदि कुछ भी नहीं होगा। और जब तक उसके पास ज्ञान सूचनाएं आदि कुछ भी नहीं होगा, तो वो बच्चा चिंतन कैसे करेगा? वो बच्चा अपने विचारों का प्रकटीकरण कैसे करेगा? तो इसलिए वो कहते हैं
कि बच्चे को अपने समाज और संस्कृति के साथ में जितना ज्यादा आप जोड़ेंगे, जितना ज्यादा वो अपने सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो उतना बेहतर बनता जाएगा। अभी यहां पर मैं आपसे एक थ्योरी के बारे में पूछता हूं, सभी मुझे बताइएगा, क्या आपने ये थ्योरी पढ़ी है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? फ्रायड ने दी है। तो सिगमंड फ्रायड जो है यहां पर दो तरह की ग्रंथियों की बात कहते हैं, दो तरह के कॉम्प्लेक्स की बात कहते हैं। एक वो बताते हैं कि देखिए ओडिपस ग्रंथि होती है, और दूसरी ओर वो कहते हैं कि समझिए कि इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जी। तो बेटा जो ओडिपस ग्रंथि है और इलेक्ट्रा ग्रंथि है, ये कौन सी किस्में आती है? लड़के में कौन सी आएगी और लड़की में कौन सी आएगी? जल्दी से बताएं। ये प्रश्न आपको खुद से अपने आप से सोल्व करना है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि एकदम आसान सा प्रश्न है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओडिपस किस में आती है? ओडिपस आती है लड़कों में, शाबाश। और इलेक्ट्रा किस में आती है? इलेक्ट्रा आती है लड़कियों में, है ना। तो जो बेटा ओडिपस होती है, ये जब लड़कों में आती है तो इससे लड़के जो होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं मां की ओर, और जब लड़कियों में इलेक्ट्रा आता है तो ये अट्रैक्ट होने लगती है पिता की ओर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 हमसे ये कहता है कि जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुरूप, ध्यान से देखो, बच्चे का जो वर्तमान स्तर है, फिलहाल की जो उस बच्चे की स्थिति है, बच्चों को दी जाने वाली सहायता को समायोजित करता है और उसे उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता करता है। इस तरह का प्रश्न हर बार आपके पेपर में आता है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जब हम बच्चे की सहायता करेंगे, जब हम बच्चों को कुछ नया देंगे, बेहतर उनको बना रहे होंगे, तो वहां पर हम स्कैफोल्डिंग बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। अब मैं आपको कोई सिचुएशन बनाकर देता हूं। यह आपकी क्लास का कोई एक बच्चा है, इस बच्चे को आपने कोई प्रश्न दिया, मान लेते हैं गणित का, मैथ का कोई प्रश्न आपने इसको दे दिया। मैथ वाले सर चमकाते हैं ना, तो जो प्रश्न दिया गया उसको बच्चा कर ही नहीं पा रहा, तो आपने क्या किया, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से सोल्व कर दिया। और दूसरा बच्चा भी जब नहीं कर पा रहा था तो उस वक्त आपने हाफ सोल्व कर दिया। तो आपने स्कैफोल्डिंग किस कंडीशन में दी है? जहां पर आप पूरा सोल्व कर देते हो वहां पर स्कैफोल्डिंग होती है, या जहां पर आप हाफ सोल्व कर देते हो वहां पर स्कैफोल्डिंग होती है? जहां पर आप पूरा सोल्व करते हो बेटा वो स्कैफोल्डिंग नहीं होती, जहां पर आप हाफ सोल्व करते हो वहां पर स्कैफोल्डिंग होती है। प्रश्न नंबर 10 के बाद एक बड़ी बात आप लोगों से पूछूंगा। प्रगतिशील कक्षा में, प्रगति इस शब्द को आप लोग सभी समझते हैं। प्रगति यानी कि पहले से बेहतर हो जाना, जो हमारी स्थिति अभी है उस स्थिति से आगे निकल जाना, उससे बेहतर होना। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम हम किसे मान करके चलते हैं? प्रगतिशील कक्षा हम किसे मानते हैं? वो कक्षाएं जहां पर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, जहां पर छात्र खुद से करके सीखते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बात मुझे आप लोगों से यह पूछनी है कि जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें कम बच्चे ध्यान देते हैं, कम बच्चे आते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो कम बच्चे ध्यान देते हैं, कम बच्चे सुनते हैं। ज्यादातर बच्चों को हर चीज कैसी चाहिए? एकदम फास्ट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बताया, जल्दी से उसका आंसर बताया, समझना नहीं चाहते। ये कैसी मेंटेलिटी हो चुकी है? ऐसे बच्चों को आप किस तरह देखते हो कि जिनको टॉपिक पढ़ाओ, टॉपिक नहीं पढ़ना है, एक्सप्लेनेशंस दो, समझाओ एक एक पॉइंट को, वो भी नहीं सुनना है, यानी कि बैठकर के शांति से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे लोगों को आप किस तरह देखते हो? उनके साथ क्या दिक्कत हो चुकी है? बस क्वेश्चन आया, आंसर बताओ, ठीक है, ड्रामेबाजी कर दो, थोड़ा नाच गाना, हुआ ही हुर, ये ऐसे कर दो, बस वो खुश हो जाएंगे। दो चार एग्जाम्पल दे दो इधर उधर के फालतू, लड़का लड़की की बातें कर दो, बस खुश हो जाएंगे, है ना, पूरी क्लास में।
ये क्यों हो रहा है? सोचे हो कभी बैठ करके कहां जा रही इन लोगों की बुद्धि? आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। जब हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं तो यहां पर हमें यह कहा गया, बुद्धि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और विचारों को पहचानने एवं प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। यानी कि जहां पर जो बच्चा है, या आप हैं, मैं हूं, टीचर, कोई भी है। एक बच्चे ने सही कहा मंजू ने, उनको एडीएचडी हो गया है। तो जब आप लोग किसी अन्य के, जब आप किसी दूसरे के मन के भावों को समझते हो, किसी दूसरे के विचारों को आप समझते हो, किसी और दूसरे के मन की दशा को आप समझते हो, तो वहां कौन सी बुद्धि आपकी काम कर रही होती है? आंसर क्या होगा? ये भावों को समझने के चक्कर में ही तो फंस जाते हो। जरा सी उसने मुस्कुराकर बात क्या कर ली कि हम तो उसकी मुस्कुराहट पर ही फिदा हो गए। इंटरपर्सनल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, अंतरवैयक्तिक। लेकिन अगर वहीं पर यह दिया जाता कि स्वयं के भावों को समझना, तब हमारा आंसर क्या होता? जब हम स्वयं के भावों को, जब हम खुद के अपने भावों को समझना चाहते हैं, अपने भावों को जब हम समझते हैं, तो वो हमारा इंट्रापर्सनल होता है, अंतरावैयक्तिक होता है। बहुत खूब। प्रश्न नंबर 12 पर हम पहुंचे हैं। तो प्रश्न नंबर 12 हमसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बातें करता है। एनईपी 2020 हमारी आई हुए 3 साल का समय हो चुका है, और 3 साल में कई सारे बदलाव हम लोगों को देखने को भी मिले हैं। तो यहां पर क्या कहा गया? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को स्थानीय घर की भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। इस बात का समर्थन किया गया है कि आप बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं। और देखो कितने गजब की बात है कि आज भी हमारे देश के अंदर इतना घटियापन है कि अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा में लोग अगर बातें करते हैं तो उनको अनपढ़, गवार, बेवकूफ, पिछड़ा समझते हैं। और कोई कुछ भी ना जानता हो और वो अंग्रेजी में बात कर ले तो उसी को कैसा समझते? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अरे पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बातें करता है। कैसे माँ बाप तक को बेवकूफ बनाया जाता है आजकल। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, बड़े बड़े स्कूल्स, दुनिया भर की फीस लूटी जाती है। वहां पर पेरेंट्स पीटीएम के अंदर जाते हैं और वहां पर वो जो सर मैडम होंगे बहुत बढ़िया से साड़ी सूट, एकदम मान लो फैशन शो में आए हों, और जो सर भी होंगे वो एकदम बढ़िया सूटेड बूटेड टाई वाई लगा के, कोट पैंट पहन करके, और हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, और पता नहीं कैसी कैसी अंग्रेजी बोलती हैं वो मैडम, हमें तो समझ में भी नहीं आती है भाई। और वो सर और माँ बाप उसी पर फिदा, अंग्रेजी बोली जाती है। स्कूल के अंदर तो देखो हर क्लास में एसी लगा हुआ है। अरे वह अंग्रेजी में बात करती है मैडम, अंग्रेजी में बात करते हैं सर। चाहे वहां पर पढ़ाई हो एकदम घटिया, एकदम बकवास वहां पर माहौल चलता हो, हा? सारे टाइम पास लोग वहां पर हो चाहे, लेकिन नहीं, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी, अरे बहुत बढ़िया अंग्रेजी, अरे 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 अरे। ये हो चुका है हमारे देश का हाल, ये हकीकत हो चुकी है। बस इसी में लोग खुश हुए जा रहे हैं, बस बढ़िया है, अच्छा है, सब ड्रामाबाजी चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक स्कूल है, ठीक है, बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए छात्रों का चयन करते समय, अब देखो यहां पर धोखेबाजी हो रही है आपके सामने। छात्रों का चयन करना है बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, और वरीयता किसको दी गई है? लड़कों को। हां, तो लड़कियों, आप सभी बैडमिंटन नहीं खेल सकती हो, खेल सकती हो ना। और जो लड़के हैं, क्या आप गा नहीं सकते? गा सकते हैं। ये सारे लड़के गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। कौन सा गाना गाते हो? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, ये गाते हो ना? या फिर वो ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, ये गाते हो? हंसनी तो उड़ जाएगी सरकारी नौकरी लेके, तुम उनके लिए नोट्स बनाते रह जाना।
फिर कहोगे धोखा हो गया सर, धोखा हो गया, जैसे बिहार में धोखा हो गया। बिहार में भर्ती नहीं हुई, बिहार में धोखा हो गया है? जिनके साथ हुआ है उनको तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, राइट आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक रूढ़िवादिता। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को महत्व दिया जाना चाहिए, हर किसी की एबिलिटी के आधार पर मौका मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये संडे को टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें गलती आप लोगों को नहीं करनी है। संडे को ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। रवि प्रताप कह रहे तेरा नाम धोखा रख दूंगा। हाँ, जिसका नाम थोड़े दिन पहले मेरी जिंदगी रखा हुआ था, अब उसका नाम धोखा रखेगा? थोड़े दिन पहले तो मेरी जिंदगी तुम, मेरी सांसें तुम, मेरी जान तुम, और मेरा सब कुछ तुम, ये बोल रहा था है? अब धोखा रखूंगा तेरा नाम, जब भी जिक्र आएगा कहीं धोखे का तो लूंगा तेरा नाम है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब आया था? 2009 में आया था। लेके कौन आया था इसे? सीबीएसई। और ये बेटा छठी कक्षा से शुरू किया गया था हमारे देश में। इसमें यह कहा गया कि हमें कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार इवैल्यूएशन करना है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सभी क्षेत्रों का करना है, सभी क्षेत्रों का करना है, ठीक है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, हर क्षेत्र का हम लोग करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है? यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी बताइएगा। देखिए, गजब की क्लास आप लोगों के लिए, और आज की क्लास का टारगेट 30 में से 30 लेने का है। आंसर बेटा क्या बनेगा? मुख्य रूप से रटन कौशल का परीक्षण करना नहीं, विषय वस्तु अधिगम को प्रोत्साहित करना। देखो, वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से छात्रों का केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन करना नहीं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सारे जरूरी होते हैं। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम सही है। प्रश्न नंबर 16 पर हम आएंगे, लेकिन अभी ये बताओ 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? 15 और बाकी है ना अभी। चलो सभी एक साथ टाइप कर दो भाई। आज की क्लास में टाइप नहीं किया है, आज की क्लास में टाइप नहीं हुआ है। अपनी टैगलाइन क्या है? सीडीपी बाय अजय सर। एक साथ में टाइप करें, सीडीपी बाय अजय सर। बहुत खूब। इसी बात पर लाइक का बटन भी दबा दें, और अगले 15 प्रश्नों में से 15 के 15 सही करने हैं। यह क्लास बेटा रोजाना चलती है, कुछ बच्चों को नहीं पता है बेटा, रोजाना चलती है 11 बजे। प्रश्न नंबर 20 के बाद आपके लिए 2 बड़ी अनाउंसमेंट है मेरी ओर से, अभी आपको देंगे। पहले आप प्रश्न नंबर 16 को देखो। यहां पर आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। क्या होती है आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म? बताना सभी। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित नवीनतम नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं, नवीनतम, सबसे नया कौन सा होगा? सभी कमेंट करें। आंसर पर्सन विद डिसएबिलिटीज या फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट। मैंने आपको यहां पर शुरुआत में आरपीडब्ल्यूडी लिख दिया था, इससे आपको हिंट भी मिला होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा? सोच लो एक बार। आरपीडब्ल्यूडी आपको नजर आया? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट नहीं दिख रहा? ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 हमें क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा में समावेश की भावना का उचित वर्णन करता है। प्राथमिक कक्षा जो पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक होती है, उसको लेकर के यहां पर आप लोगों से बातें की गई हैं। ये क्या कहता है? शिक्षक केवल
मानक और एक समान भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देता है। अगर कोई भी टीचर ऐसा करता है वो बहुत गलत करता है। उसको तो सभी को महत्व देना होगा और कोई भी पूर्वाग्रह, भेदभाव, पक्षपात नहीं करना है। ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही लेकर चलेंगे। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी अध्यापन का अभ्यास करता है। एक प्रतिभाशाली छात्र को परिभाषित, अब प्रतिभाशाली बच्चा वो होता है जिसका आईक्यू 140 से उससे ज्यादा होता है। प्रतिभाशाली बच्चा वो होता है बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी से सीख लेता है, तेजी से सीखता है, याद करता है, एकदम सही बात है। सतर्क है, चौकस है, जल्दी से प्रतिक्रिया देता है, तवर्ण के साथ बेहतर प्रदर्शन करता है। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बिल्कुल बढ़िया बात है। प्रश्न नंबर 19 को देखो। नोट शब्द पर ध्यान जरूर देना, नोट वाले हमारे गलत हो जाते हैं। नहीं है शब्द पर आप लोगों को फोकस जरूर करना है। गंभीर दृष्टि बाधित छात्रों को, अब जो बच्चे हैं गंभीर, सीवियर, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट, देखने में दिक्कत है, तो बताइए प्रभावी शैक्षणिक, सहज और स्पष्ट रूप से बोलना, हां जी बोलना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, ये बच्चे देख नहीं सकते, देखने में इनको समस्या है, तो देखने वाली चीजें कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, क्या उनसे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये विजुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, देख ही नहीं सकता है, कोई फायदा नहीं होगा ना। इसके बाद में अभी 2 बड़ी अनाउंसमेंट है इस प्रश्न के बाद आपके लिए, सभी खुश हो जाओगे। पहले इसका जवाब दे दो, कथन और कारण। शिक्षकों को सभी बच्चों के लिए सार्थक अधिगम की सुविधा के लिए सीखने के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, हां करने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, हां होती है, इसी भाव के साथ हम सिखाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बनेगा। सुबह 11 बजे हमारी क्लास कौन सी होती है? बताओ, सभी बताओ। सीडीपी की होती है, तो ये क्लास हमारी फिक्स हो चुकी है। अभी आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब मैं रोजाना रात को 9 बजे आपके लिए पेडागोजी स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं। इसके अंदर मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, ईवीएस, साइंस, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी करवाऊंगा। तो सुबह 11 बजे अपना सीडीपी का फिक्स हो गया है और रात 9 बजे अपना हम अभी फिक्स करेंगे पेडागोजी का। मैंने क्या कहा है आप लोगों को बार बार कि आपके पेपर 1 के 90 नंबर की गारंटी मेरी है और पेपर 2 के 80 नंबर की गारंटी मेरी है। अब ये बताओ मैं और आप लोगों के लिए इससे बेहतर क्या कर सकता हूं? बेटा उसकी व्यवस्था भी कर दूंगा। तो ये दोनों टाइम याद रख लो। 11 बजे सीडीपी चलेगा, सुबह 11 बजे सुबह सीडीपी चलेगा, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और 9 बजे पेडागोजी जिसमें हम कंप्लीट करवाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, ईवीएस, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी। और बताओ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, कोई भी बच्चा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 21 को देखो ध्यान से। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि नियंत्रण अवस्थान वाला एक छात्र परीक्षा में अपनी विफलता का श्रेय डैश को देगा। किसको देगा बताइए, सभी जवाब दें। आंसर सबकी ओर से आना चाहिए। कंबोज बिना मैं थ्योरी भी करवाता हूं बेटा, क्वेश्चंस भी करवाता हूं। डेली आया करो क्लास में, थ्योरी भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बताइए। क्षमता का अभाव, फिर से देखो, ऑप्शन डी होगा दुर्भाग्य। क्या कहा? नियंत्रण अवस्थान वाला एक छात्र, वो बच्चे जो बच्चे फेल हो जाते हैं और वो अपना बचाव करते हैं कि हम फेल इस वजह से हुए हैं, दुर्भाग्य की वजह से। प्रश्न नंबर 22 देखो, ये कहता है आपसे, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण बनाते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए? एक अनाउंसमेंट हो गई है, एक और अनाउंसमेंट वो करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बाद।
29वें प्रश्न के बाद करेंगे वो अनाउंसमेंट। अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हाँ किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड बेटा गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 23, सहकारी अधिगम रणनीति, जहां पर बच्चों को आप आपस में मेल जोल के माध्यम से सिखा रहे हो, पारस्परिक पूछताछ हो रही है। सामाजिक अलगाव के अंदर तो सहकारी कहां से होगा, साथ में मिलकर थोड़े ना सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 पर आएंगे, उससे पहले एक बार क्लास को लाइक कर देते हैं। लाइक वाला बटन दबाते हुए फिर हमारे सामने बात आई मोहन की। मोहन छात्रों को आयतन की अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले पात्र प्रदान करता है। बड़ी अच्छी बात है, पात्र प्रदान करने चाहिए। फरहा ने छात्रों से कचरे के निपटान को एक यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात यहां पर हो रही है। तो जब भी ऐसी क्लास यहां पर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे खुद से ज्ञान निर्माण करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा अभिकथन का दिया गया और आप देखोगे हर बार आपके पेपर में ऐसे प्रश्न वो आपको देता है। वो क्या कहता है कि शैक्षणिक अधिगम के अलावा एक शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुभूति में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इमोशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन, बिल्कुल निभाते हैं, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना। हाँ, बच्चों से गलती होती है, अरे हम बड़े हो गए आज भी हमसे गलती हो जाती है, तो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं। बच्चे की अंतर्दृष्टि को बेहतर बनाती हैं और जितना ज्यादा बच्चा प्रयास करता है उस प्रयास से बच्चों के अंदर उतना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उनमें बेहतरी आती है, मैच्योरेशन आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 27 को देखो, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। कोई भी किसी की बात यूं ही नहीं मान लेना, उसके अंदर गुण और दोष को तलाशना, और जहां पर आपको कुछ गलत लिखा है, कुछ भी गलत है, उसका विरोध करना, उस पर अपने पक्ष रखना कि देखो ये बात गलत है, ये बात सही है, हम ये मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। तो मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग ऑन थिंकिंग, अपने चिंतन पर चिंतन करना। एनालिसिस भी होता है इसके अंदर और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो बेटा आंसर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 28वां क्या कहता है कि अनीता 4 ग्रेड की शिक्षिका, 4th क्लास की टीचर, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है। कौन सी स्थिति का सामना कर रही है, जहां कई छात्र विषय में नीरसता की बात करते हैं। अब बच्चों में जो नीरसता होती है यानी कि बोर्डम, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर को अपनी जो तकनीक है, तरीके हैं, विधियां हैं, उन पर बदलाव करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। पाठ की सामग्री और शिक्षण की पद्धति पर चिंतन करें। हम बच्चे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, पहले खुद को इंप्रूव करना होता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक रूप से, यह प्रश्न हर बार आपके पेपर में आता है, आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। इंटरनल, बच्चा जब किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के दबाव में आकर नहीं, खुद से अपनी मर्जी से उस कार्य को कर लेना चाहता है। ऐसा 5 स्टार मिलेंगे, डंडा मिलेगा, पिटाई मिलेगी, लड्डू मिलेगा, डांट मिलेगी, ये जो चीजें होती हैं ये एक्सटर्नल होती हैं। ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। आंसर बेटा हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 पर अभी हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जो बड़ी अनाउंसमेंट थी वो मैं अनाउंसमेंट आपको दे देता हूं। आपको नोट्स मिलने की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह आपको पहला नोट्स मेरी ओर से दे दिया गया है, जो कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के संबंध में था। आगे आप लोगों को रोजाना और भी नोट्स मेरी ओर से लगातार मिलेंगे। इसी चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अजय सिंह खर्ब आप मेरा नाम सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यहीं पर इसी चैनल पर। आगे बढ़ेंगे। अधिगम की गति डैश है, सबकी एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? हाँ,
सर सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार सीडीपी बाय एडजेसर लिखना बनता है। चलो एक बार सभी सीडीपी बाय एडजेसर लिखते हैं और फिर बताते हैं कि 30 में से आज हमारे नंबर कितने रहे हैं। जाने से पहले सभी मुझे एक बात और बताना कि सीटेट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होती है, ताकि उसकी व्यवस्था भी मैं आपके लिए कर सकूं। आपको सीटेट में आपको सिर्फ अपना सोचकर बताना है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आती है, कि सर यहां आती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो मुलाकात करेंगे सुबह 11 बजे, सभी मौजूद रहिएगा लाइव। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।